बेटा अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वृषण जो है उसकी अनुलंब काट, अनुलंब काट का अध्ययन यानी वर्टिकल। पहले हमने पढ़ा था इस तरीके से अनुप्रस्थ काट का अध्ययन, यानी वृषण है उसको हमने ऐसे काटा, अभी हम कैसे काट रहे हैं ऐसे। तो अनुलंब काट का अध्ययन करेंगे तो हमें क्या होगी, वृषण की आंतरिक संरचना की जो है संरचना समझ में आएगी। तो सबसे पहले जो संरचना हमको देखने मिलती है वृषण के अंदर वो होती है वृषण खोल। ठीक है, वृषण खोल। वृषण कोश हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं वृषण खोल को। तो वृषण खोल जो है उसमें दो आवरण पाए जाते हैं, पहला है योनिक कुंचक, ठीक है, और दूसरा है श्वेत कुंचक। ये होता है आंतरिक और ये होता है बाहरी पतला। इसका निर्माण होता है पेरिटोनियम से। हमारी शरीर की जो भित्ति होती है अंदर वाली, उसकी सबसे अंदर वाली लेयर होती है पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम जो होती है यानी देह भित्ति जो होती है, मानव भित्ति की जो अंदर वाली लेयर होती है पेरिटोनियम, ठीक है, उससे इसका क्या होता है निर्माण, यानी उदर गुहा की उदरावरण कह सकते। पेरिटोनियम को कहा जाता है उदरावरण, तो आपके हिंदी में लिखा हुआ है उदरावरण से इसका निर्माण होगा और इसका होगा श्वेत संयोजी उत्तक से। ठीक है, अब ये सबसे पहले बाहर जो आप लेयर देख रहे हो ना, ये वाली, ये आपकी कौन सी है, योनिक कुंचक है। अब इसमें दो लेयर होती है बेटा, बाहर वाली जो होती है पेरिटोनियम से इसका निर्माण होता है, बाहर वाली होती है पेराइटल और अंदर वाली होती है विसरल और इनके बीच में पाई जाती है गुहा। ठीक है, तो ये हो गई पेराइटल और ये विसरल और इससे मिलकर किसका हुआ, योनिक कुंचक का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ठीक है, अब उसके बाद अंदर आती है ये जो आप लेयर देख रहे हो ना, ये वाली वृषण की, ये होती है श्वेत कुंचक। ठीक है, जो श्वेत संयोजी उत्तक संयोजी उत्तक होता है उससे इसका निर्माण हुआ है। अब ये क्या करती है, ये जो लेयर होती है वृषण के अंदर धस जाती है इस तरीके से। ठीक है, अंदर धस कर ये जो संरचना धसी हुई है इसको पट कहते हैं। क्या कहते हैं, वृषण पट कहते हैं। और इन पट की वजह से ये वृषण आपको अलग अलग पिंडों में डिवाइडेड हुए हुए दिख रहे हैं ना, लॉबल्स के अंदर डिवाइड हो गए। ये एक पिंड हो गया, ये दूसरा पिंड हो गया, ये तीसरा। तो ये जो कोश आपको दिख रहे हैं इन्हें कहा जाता है वृषण कोश। ठीक है, और ये जो पट धसे हुए पट दिख रहे हैं ना इसके श्वेत कुंचक के, इन्हें कहा जाएगा वृषण पट, वृषणीय पट कहा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो है आपको खाली स्पेस दिख रहा है, ये क्या है, ये है वृषण कोश। अब इस वृषण कोश के अंदर क्या होता है, यानी एक वृषण, दो वृषण है, वृषण की संख्या कितनी है बेटा, दो, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, है ना। तो ये जो वृषण होते हैं उनके एक वृषण के अंदर कम से कम 250 से लगाकर 300 तक क्या पाए जाते हैं, वृषण कोश या ये जो पिंड होते हैं वो पाए जाते हैं। अब एक वृषण कोश के अंदर नलिकाकार संरचना होती है, लगभग कितनी, 3। ठीक है, 3 नलिकाकार संरचनाएं होती हैं और ये नलिकाकार नलिकाएं क्या कहलाती है, शुक्र जनन नलिका। आ गई बात समझ में, शुक्र जनन नलिका वो नलिका है जिसमें किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का। इसकी आंतरिक संरचना, शुक्र जनन नलिका की आंतरिक संरचना में पढ़ा चुकी हो 32 चैप्टर के अंदर। आगे बात समझ में, तो वहां देख लेना, मैं वापस नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक, शुक्र जनन नलिकाएं जो होती है ये पाई जाती हैं, इनके बीच में जो उत्तक भरा रहता है वो उत्तक होता है कौन सा, अंतराली उत्तक। शुक्र जनन नलिका के बीच में क्या पाया जाता है, अंतराली उत्तक पाया जाता है, जिसके अंदर क्या होती है, लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका होती है। ठीक है, और इन कोशिकाओं के द्वारा किस हार्मोन का निर्माण किया जाता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का क्या किया जाता है, स्त्रवण किया जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण जो होता है वो किससे होता है, अंतराली कोशिकाओं से, और ये अंतराली उत्तक जो होता है उसके अंदर पाया जाता है। अब ये शुक्र जनन नलिकाएं जो है वो, जैसे एक वृषण कोश है उसके अंदर कितनी शुक्र जनन नलिकाएं हैं, लगभग 3 जो है होगी। तो ये मिलकर जो संरचना बना लेती है एक नलिकाकार, उसे कहते हैं ट्यूबलाई रेक्टी। ये तीनों मिलकर क्या बना लेगी, जुड़ जाएगी आपस में और जो संरचनाएं बनेगी उसे ट्यूबलाई रेक्टी कहते हैं। तो लगभग कितने वृषण कोश है, 250 से 300। तो ये सारों से ट्यूबलाई रेक्टी निकलेगी और एक जाल जैसी संरचना क्या करेगी, बना लेगी। इसे वृषण चालक
वृषण जालक कहा जाता है या रेटिटेस्टिस कहा जाता है। फिर रेटिटेस्टिस से फिर नलिकाकार रूपी संरचना निकलेगी थोड़ी मोटी होकर, ठीक है। इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा अपवाही जो है नलिकाएं कहा जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला जाएगा, अपवाही वाहिनिकाएं बोला जाएगा। ये अपवाही वाहिनिकाएं होती है और ये आपस में जुड़कर जो संरचना बनाती है वो होती है अधिवृषण। क्या बना लेती है, अधिवृषण। और अधिवृषण ऊपर से जो है वृषण को ढक के रखता है, थोड़ा चौड़ा हिस्सा होता है, इस भाग को क्या कहते हैं, केपट कहते हैं। और बीच वाला भाग जो है वो कॉर्पस कहलाता है अधिवृषण का। और अधिवृषण का थर्ड पार्ट क्या कहलाता है, कोड़ा कहलाता है। तो अधिवृषण के कितने पार्ट होते हैं बेटा, 3 होते हैं, केपट, बीच वाला कॉर्पस और तीसरा कोड़ा। अधिवृषण वो संरचना है जिसके अंदर, जैसे शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्राणु का निर्माण हुआ, तो ये शुक्राणु फलते हैं, फूलते हैं, वो कहाँ होते हैं, अधिवृषण में योग्यता अर्जन करते हैं। ये मैंने आपको बताया था। तो ये वो अधिवृषण जो है वही संरचना है और ये नली के जुड़ने से आपस में बनती है और ये ढक के रखती है प्रत्येक वृषण को। तो ये आपके क्या हो गई, जो वृषण और वृषण की जो अनुलंब काट है उसका अध्ययन हो गया।